आज मित्रों अपन क्यूज के बारे में जानेंगे। जो चीज़ें बातें पढ़ी है पीछे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी अपन प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे तो पहले मैं आपको समय दूंगा, आपको सोचना है उसके बारे में और फिर वापस आपको उसका रिप्लाई देना है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आज अपन प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है, महाभारत किसने लिखी? पहला क्वेश्चन क्या, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? किसने लिखी? तुलसीदास ने। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से आप बताओगे वे महाभारत किसने लिखी। अब देखो महाभारत, और महाभारत किसने लिखी मित्रों? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। अब अपन बात करें महाभारत, और महाभारत है मित्रों अब लिखी किसने? वेद व्यास ने लिखी। अब महाभारत, और महाभारत का दूसरा नाम, महाभारत का दूसरा नाम क्या मिलता है मित्रों? जय संहिता। क्या मिलता है? जय संहिता। अब पूछ ले कि जय संहिता किसका दूसरा नाम है? तो महाभारत का नाम है। किसका है? महाभारत का। अब यहां पर बात आई गई है किसकी? वेद व्यास की। किसकी आ गई है? वेद व्यास की आ गई है। तो अपन वेद व्यास है, तो वेद व्यास भारत के जो इतिहास और भारतीय इतिहास के यदि पितामह के तो किसको कहेंगे? वेद व्यास को कहेंगे, क्योंकि महाभारत, और महाभारत लिखी किसने? वेद व्यास ने लिखी। किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी। अब मित्रों वेद व्यास, और वेद व्यास को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का पितामह। किसका? भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास का पितामह, भारतीय, यहां पर अपन देख लिखते हैं भारतीय इतिहास का पितामह। और भारतीय इतिहास का पितामह किसको कहते हैं? वेद व्यास को। किसको कहते हैं मित्रों? वेद व्यास को। और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है महाभारत, और महाभारत का दूसरा नाम क्या मिलता है? जय संहिता मिलता है। फिर उसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन में सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब भारत का जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, कौन सा है? अशोक स्तंभ, और उस अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो रामायण, महाभारत, गीता या मंडको उपनिषद। तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बताइए किस ग्रंथ से लिया गया है? अब देखो सत्यमेव जयते जो ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम है मुंडको उपनिषद। क्या है मित्रों? मुंडको उपनिषद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। और ये सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है? तो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ है, उसके ध्यान रखना नीचे, और अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या मित्रों? आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आदि मानव का अर्थ क्या है? सिंधु घाटी, जो अपन वैदिक सभ्यता पर उससे पहले जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, उनकी बात करें अपन, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले तांबा का या लोहा का, सोना का या पीतल का? तो आपको बताना कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो बताइए। हाँ, तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो धातु का उपयोग किया गया था वो तो तांबा धातु। कौन सी धातु थी? तांबा। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा। लेकिन उसमें जो आदि मानव था उसमें सर्वप्रथम जो औजार वगैरह जो बनाए थे वो बनाए थे पत्थर के। किसके बनाए थे? पत्थर के औजार, उसमें सर्वाधिक क्या होता था? उपयोग होता था। और मानव के द्वारा जो प्रथम औजार बनाया गया था उस औजार का नाम क्या था? कुल्हाड़ी। क्या था मित्रों? कुल्हाड़ी। मानव के द्वारा प्रथम जो औजार बनाया गया था उस औजार का नाम क्या था? कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी मित्रों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं आग का आविष्कार। मित्रों ये चीज इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। आग, अब आग का आविष्कार, पहले ध्यान रखना मानव क्या खाता था, कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस खाता था, कच्चा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसने आपस में जब पत्थर आपस में टकरे तो चिंगारी निकली। क्या निकली, चिंगारी। और चिंगारी निकली मित्रों, तब उसको मानव के पता चला कि आग होती है। फिर उसके बाद में मानव क्या करता था, आग में पकाकर क्या करता था, मांस खाता था। तो आग, ये जाना नवपाषाण काल, नवपाषाण है ना वर्तमान में, फिर पुरापाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, और ये ताम्रपाषाण काल। तो आपको बताना है आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था। तो आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था, तो मित्रों आपके पुरापाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था मित्रों। ठीक है, तो किस काल में हुआ था, तो काल का नाम आपको ध्यान रखना है, पुरापाषाण काल। किसका, आग का आविष्कार। फिर उसके बाद में मित्रों अपन आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कौन सी धातु की मूर्ति निकली। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, अब मित्रों क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कौन सी धातु की मूर्ति निकली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तांबा, दूसरा क्या है लोहा, तीसरा क्या है कांस्य, और चौथा क्या है पीतल। तो आपको ये बताना है कि कौन सी धातु की मूर्ति निकली थी। आपको टाइम देता हूं 10 सेकेंड, तो आप बता दीजिए सोच के। हाँ, अब देखो वो लिखी थी कांस्य। अब देखो कांस्य कैसे, आपको पता होगा कांस्य नर्तकिनी की, ध्यान रखना, जो मूर्ति निकली थी वो किसमें निकली थी, मोहनजोदड़ो में। किसमें निकली थी, मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखना हड़प्पा कालीन, कैसा, अपन सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा जो शहर खोदा गया था वो कौन सा खोदा गया था, मोहनजोदड़ो खोदा गया था। और ये कब खोदा गया था, 1922 के अंदर। कब खोदा गया था, 1922 के अंदर। और उसमें कांस्य नर्तकी की आपकी मूर्ति मिली थी। कहां से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। फिर कालीबंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा पाकिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है, नेपाल में या राजस्थान में। अब देखो कालीबंगा कहाँ स्थित है, अब या नेपाल की जगह आपको दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर पंजाब भी दे सकते हैं। क्या भी दे सकते हैं, पंजाब। अब ध्यान रखना कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान, राजस्थान, अफगानिस्तान और पंजाब। अब आपको ये बताना है कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है मित्रों। अब देखो राजस्थान में भी कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। अब देखो हनुमानगढ़ का है राजस्थान में। और ये कालीबंगा ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम क्या बताओ, गग्गर नदी के किनारे। ये कालीबंगा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे पनपी थी, तो नदी का नाम क्या है, गग्गर नदी। कौन सी नदी है, गग्गर नदी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इस कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। खोज करता या उत्खनन करता, खोज किसने की थी इसकी, अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने खोज की थी, किसकी की थी, कालीबंगा की। अब ये कब की थी खोज, ये की थी 1952-53 में। कब की थी, 52-53 में। ठीक है, 1952-53 में की थी, 1952 में। ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद में कालीबंगा। अब देखो ये कालीबंगा प्रसिद्ध क्यों है, इसका भी कारण है। कालीबंगा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर विश्व में जो कृषि के साक्ष्य या जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते वो सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होते, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा। और ये कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका ये स्थल है। तो ये नगरीय सभ्यता, कैसी सभ्यता मित्रों, नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा। तो ये चीज आपको एक तरह से ध्यान रखना है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ का है राजस्थान में। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। फिर बीबी लाल और बीके थापर ने वापिस इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। नदी कौन सी है, गग्गर। अब यहाँ पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ था, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहां से मित्रों, कालीबंगा से। ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं आगे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था, यह भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना।
फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख था पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृदेव की पूजा पर और प्रकृति पूजा पर। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म तो प्रमुख किस पर आधारित था। तो यहां पर ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक ही सभ्यता थी। कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। कैसी सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक थी। और ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय। कैसी थी? नगरीय। एक तो मातृ सत्तात्मक और दूसरी कैसी थी मित्रों? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, वो उसके स्थल। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तांबा, तो तांबा से परिचित थे, चांदी, चांदी से थी, सोना, और फिर उसके बाद में कौन सा? लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे मित्रों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु। तो मनुष्य के द्वारा कौन सी धातु पहले? सोना, चांदी, पीतल या तांबा। ये मित्रों इंपोर्टेंट है क्योंकि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो धातु कौन सी है मित्रों? तांबा धातु। कौन सी धातु है? तांबा। तो मनुष्य के द्वारा अपनाया गया पहला धातु, तो धातु का नाम क्या बताओगे? तांबा धातु। फिर लोथल, ये इंपोर्टेंट है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? वैदिक काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का, पाषाण काल का और ऐतिहासिक काल का। अब लोथल, अब ध्यान रखना ये लोथल जो शहर है मित्रों, ध्यान रखना लोथल क्या था? ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। लोथल क्या था मित्रों? बंदरगाह। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। एक सुतकोद था और दूसरा कौन सा था? लोथल। अब ध्यान रखना लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, तो पूछ ले किस युग का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। ये मित्रों ध्यान रखना, आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और लोथल है कहाँ स्थित? तो गुजरात में। कहाँ है लोथल? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन मित्रों मोहनजोदड़ो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो लड़काना पाकिस्तान में स्थित है, मोंटगोमेरी पाकिस्तान में स्थित है, पोखरण भारत में या पंजाब में स्थित है। अब देखो ये मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। कब हुई? 1922 में। अब मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? राखलदास बनर्जी। क्या था मित्रों? राखलदास। राखलदास और राखलदास बनर्जी ने, और कब की थी? तो 1922 में। अब ये जो मोहनजोदड़ो वर्तमान में भारत के अंदर है क्या? नहीं है। और ये कहां पर है? आपके लड़काना, और लड़काना कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। वहां पर आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। अब ये मोहनजोदड़ो की बात करें, ये मोहनजोदड़ो ध्यान रखना मित्रों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। अब इसी मोहनजोदड़ो में मित्रों ध्यान रखना नर्तनी, कांस्य नर्तनी की मिली थी मूर्ति। इसी मोहनजोदड़ो के अंदर मित्रों विशाल अन्नानगर मिली। सनानगर, विशाल अन्नानगर इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं मित्रों। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे मोहनजोदड़ो की खोज। क्वेश्चन आ ही गया अगला 1931 में, 1921 में, 1922 में, 1920 में। तो अभी बताया मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1922 के अंदर। फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता थी, इंपोर्टेंट है मित्रों, पितृ सत्ता तक, मातृ सत्ता तक, पुरोहित प्रधान या इनमें से कोई नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पितृ सत्तात्मक क्या होता है? जो इस पितृ सत्तात्मक अर्थ होता है परिवार का मुखिया। किसका? परिवार का मुखिया क्यों? पिता। परिवार का मुखिया, और मुखिया किसको मानते हैं? पिता को। किसको? पिता को। पिता के अनुसार परिवार चलता है। मातृ प्रधान, मातृ प्रधान का अर्थ होता है ये माता, महिलाओं के द्वारा परिवार का क्या होता है? संचालन होता है, और उन्हीं के अनुसार क्या होता है? परिवार चलता है, उन्हीं के निर्देशों से चलता है। उसको बोलते हैं मातृ सत्तात्मक या मातृ
प्रधान सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मात्र प्रधान थी। कैसी थी? मात्र। और वैदिक सभ्यता यदि पूछ ले आपको तो अपनी वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? पितृसत्ता था। वैदिक सभ्यता में मुखिया कौन होता था? पिता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मुखिया किसको मानते थे? माता। मुखिया, और मुखिया कौन होती थी? माता होती थी। ठीक है मित्रों, तो यहां तक किसी को कंफ्यूज है क्या? नहीं है। फिर उसके बाद में अपन आगे और देखते हैं क्वेश्चन अगला। कृषि का प्रारंभ। कृषि का प्रारंभ पुरापाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में, ताम्रपाषाण और नवपाषाण। तो कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य को कृषि के बारे में जानकारी मिलती है नवपाषाण काल में मिलती है। फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? लोहयुगीन सभ्यता हड़प्पा क्या? नहीं है, तो ये गलत। फिर उसके बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता है? नहीं है। अब ताम्र भी नहीं है, लोह भी नहीं है, तो कौन सी होगी? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा? हड़प्पा खोदा गया था। कब? 1921 में। किसके द्वारा? तो ये आपके दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और ये हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है वो किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर को खोजा गया था। वो किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? ये देख लो कहां से होती है मित्रों। सबसे पहले कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा और फिर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहां से होती है मित्रों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है प्रसिद्ध कांस्य नर्तनी की मूर्ति। अब देखो प्राणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट। 20 है क्या? नहीं। 24 है क्या? नहीं। उपनिषद 108 है, ध्यान रखना। उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितनी है मित्रों? 108 है। और लेकिन पुराणों की संख्या है क्या? पुराणों संख्या मित्रों 18 है। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है मित्रों? 18 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पुराणों की संख्या 18 है, न कि 108। 108 उपनिषद है, 20 तो कुछ है नहीं, और 24 तो मित्रों जैन धर्म के तीर्थंकर थे, वो कितने थे? 24। और 24वां अंतिम था महावीर स्वामी। फिर वेद कितने मित्रों? वेद 10 है क्या? फिर उसके बाद वेद 5 है, वेद 4 है या वेद 3 है? अब ध्यान रखना वेदों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। वेदों की संख्या 10, बी में क्या 5, सी में 4 और डी में कितना है 3। तो मित्रों वेदों की संख्या वो कितनी है 4। और 4 वेद कौन कौन से वो देखना। ऋग्वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। फिर उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? अर्थोवेद। अर्थोवेद। तो वेद कितने हैं मित्रों? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थोवेद। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और पूछा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 4। और चारों के नाम भी आपके सामने हैं। फिर भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? आ गया नाम ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद या यजुर्वेद। अब देखो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं मित्रों, ध्यान रखना, सामवेद को। किसको कहते हैं? सामवेद को। अब यजुर्वेद की बात करें तो ये गद्य व पद्य रचित जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर। अब ध्यान रखना सबसे नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अब सबसे बड़ा भी कौन सा है? अर्थवेद है मित्रों। और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा है? पुराना वेद है। कौन सा है?
पुराना वेद, और पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। अब अर्थवेद में अंधविश्वास है, जादू टोना वगैरह इनके बारे में जानकारी मिलती है। चार जो वर्ण व्यवस्था है या पुरुषार्थ, चार वर्ण है, उनके बारे में जानकारी किस पे मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। मिलता नहीं मिलता मित्रों? भगवान सोम के बारे में जानकारी भी ऋग्वेद में मिलती है। फिर उसके बाद में पुराना वेद कौन सा है? ये आ गया ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब पूछ लिया कि सबसे पुराना कौन सा है, तो कौन सा बताओगे? ऋग्वेद के बारे में। फिर चरक संहिता का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट आ गया। देखो, अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, या धर्म से, या किसे? चिकित्सा से। अब चरक संहिता लिखने वाला कौन था? चरक संहिता, और चरक संहिता के रचिता का क्या नाम है? चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने। किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने। अब देखना, चरक के क्या थे? आयुर्वेदिक व्यक्ति थे। कैसे थे? आयुर्वेद थे। और आयुर्वेद थे तो इसका मतलब है कि चरक संहिता का संबंध किससे था? चिकित्सा के क्षेत्र से था। किससे था? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंध था। किसका? चरक संहिता का। फिर आर्य समाज था। ये पिछली आपके जो भर्ती थी, पिछली जो आपके सेंट्रल भर्ती थी, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज था मात्र सत्वात्मक, पितृ सत्तात्मक, कबीला प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दिया मात्र सत्वात्मक कौन था उसमें? सिंधु घाटी सभ्यता। तो पितृ सत्तात्मक था वो कौन था? आपके आर्य समाज। अब ध्यान रखना, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता चलाई गई थी, किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता। आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता, आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता। और आर्यों के द्वारा जो चलाई गई सभ्यता थी, उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। तो आर्यों के द्वारा जो चलाई गई सभ्यता, उस सभ्यता का नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। क्या था? वैदिक सभ्यता। अब मित्रों, मैक्स मूलर, व्यक्ति का नाम क्या था? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया था? मैक्स मूलर। मूल स्थान, कैसा स्थान? मूल स्थान। और मूल स्थान क्या बताया था? मध्य एशिया। मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया। और ऐसा किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। ऐसा किसने कहा था मित्रों? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने किसका कहा? मूलर ने। तो वापिस देना, आर्य समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। प्रधान कौन होता था? पिता। फिर उसके बाद में आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता का नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। और आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, और बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान बताया था, वो क्या बताया था मित्रों? मध्य एशिया बताया। फिर सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? वो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण कौन सा? सबसे प्राचीन पुराण है विष्णु पुराण। और इसमें ध्यान रखना, भारत शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? भारत के बारे में जानकारी। और भारत के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे होती है मित्रों? विष्णु पुराण से होती है। भारत के बारे में जानकारी, और भारत के बारे में जानकारी किसमें प्राप्त होती है? आपके विष्णु पुराण में होती है। और सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। फिर आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी? हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। अब मित्रों, ये क्वेश्चन आया था आपके पिछली सेंटर भर्ती थी राजरीप की, उसके अंदर ये भी क्वेश्चन पुट हुआ था। क्वेश्चन क्या हुआ था कि आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत। अब पूछ ले, वैदिक काल की मुख्य भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यता की मुख्य भाषा, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की भी मुख्य भाषा पूछ ले तो भी क्या बताओगे? संस्कृत बताओगे। क्योंकि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा चलाई गई थी? आर्यों के द्वारा चलाई गई थी। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा चलाई गई थी मित्रों? आर्यों के द्वारा चलाई गई थी। तो इसमें कोई डाउट है क्या? फिर उसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मलिनाथ और महावीर स्वामी। अब ध्यान रखना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे।
और जिन्होंने जैन धर्म के बारे में प्रचार वगैरह शुरू करते हैं तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका कुंडग्राम में हुआ था नहीं हुआ था? और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? बिहार के अंदर। कहाँ है मित्रों? बिहार के अंदर। फिर उसके बाद में जैन धर्म के संस्थापक, अब जैन धर्म के संस्थापक किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को। फिर उसके बाद में भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ये इंपोर्टेंट है, जमाली, उपगुप्त, मलिनाथ या नेमिनाथ। तो भगवान महावीर के प्रथम जो शिष्य थे वो थे जमाली। कौन थे? जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे मित्रों? जमाली। फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है, कुल तीर्थंकर। कुल तीर्थंकर कितने? 24। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने? 24। अब पार्श्वनाथ है वो कौन से? 23वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी वे कौन से? 24वें। कौन से? 24वें। अब मित्रों अब आपको बताना किसके बारे में? अब यहां पर ये नहीं है, यहां पर आपको लिखना है ऋषभदेव। क्या लिखोगे? ऋषभदेव। क्या लिखोगे? ऋषभदेव। अब पूछ ले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से? तो ऋषभदेव है। कौन से? ऋषभदेव। 23वें कौन से? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन से मित्रों? महावीर स्वामी। फिर उसके बाद में हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ लिया था। हाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर निम्न में से किसका जन्म हुआ था? अब देखो महावीर स्वामी का, नेमिनाथ का। अब मैंने बता दिया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, गौतम बुद्ध का या मलिनाथ का? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म किसका होता है? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध है वो किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के। किसके संस्थापक थे मित्रों? संस्थापक। ये संस्थापक किसके थे? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मित्रों? गौतम बुद्ध थे। फिर अब ध्यान रखना, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को, शंकराचार्य को, चाणक्य को या महात्मा बुद्ध को? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। फिर भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। कुशीनारा, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, उज्जैन। अब देखो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? ये चीज पूछा है। लुम्बिनी। लुम्बिनी में तो इनका क्या हुआ था? जन्म। लुम्बिनी में क्या होता है मित्रों? जन्म होता है। पाटलिपुत्र का संबंध किससे? अशोक से है। तो यहां पर कोई इसका मतलब नहीं। उज्जैन कोई संबंध नहीं है। तो कुशीनारा में अब ध्यान रखना भगवान बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती है। कहाँ होती है मित्रों? कुशीनारा में। कहाँ होती है भगवान बुद्ध की मृत्यु? कुशीनारा में होती है। अब उसके बाद में ये बोल भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 483। और चंदू द्वारा अर्पित भोजन कराने पर। और वे भी कैसे थे? चंदू द्वारा। किसके द्वारा? चंदू द्वारा अर्पित भोजन कराने से। अर्पित भोजन। और अर्पित भोजन करने से और किसकी मृत्यु होती है? भगवान बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है मित्रों। फिर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, कपिल वस्तु में, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था मित्रों कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ये तो जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में। कहाँ होती है? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में। और इनका जन्म होता है कुंडग्राम में। कहाँ होता है? कुंडग्राम। अब ध्यान रखना कुंडग्राम कहाँ? वैशाली। कहाँ है? वैशाली। वहां पर जन्म और मृत्यु कहाँ होती है मित्रों?
पावा पूरी में होती है। और महावीर स्वामी के द्वारा जो धर्म चलाया गया था वो धर्म का संबंध किससे? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। महावीर स्वामी का संबंध किससे मित्रों? जैन धर्म से। किससे? जैन। अब ध्यान रखना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, बचपन का नाम। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था मित्रों? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था मित्रों? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना। गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध की आयु थी कितनी? 29 वर्ष थी। आयु कितनी थी? 29 वर्ष। तब उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग। आयु कितनी थी? 29 वर्ष। तब इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग। उनको क्या बोलते थे? सम्मोधि, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिवारण और धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग कहलाता है महाविनिष्क्रमण। धर्म चक्र परिवर्तन ये उनका प्रथम उपदेश, और प्रथम जो उपदेश है वो उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। महापरिनिवारण का संबंध है इनकी मृत्यु से। किससे? मृत्यु से। तो पूछ ले, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, और उनका निवारण या मृत्यु, तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिवारण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिवारण। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, सांची में, उज्जैन में और काशी में। तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और उसी को हम क्या बोलते थे? धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। अब मित्रों ध्यान रखना, इसने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती ने क्या दिए थे? उन्हें सर्वाधिक उपदेश। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है मित्रों। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर ध्यान रखना, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, जरस्तुरु, अरस्तु या टोलमी। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन से? ईसा मसीह। अब ध्यान, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अब गीता, चरच, कुरान या बाइबल? तो कुरान किसका है? इस्लाम धर्म का। किसका है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कुरान। और गीता वो कौन सा? हिंदू धर्म का। कौन से धर्म का? हिंदू धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? वो कौन सा है? गीता। और बाइबल है वो कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। फिर सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा कौन था मित्रों? ध्यान रखना। तो महापद्य नंद नहीं था। ये नंद वंश का प्रथम शासक था। बिंदुसार भी नहीं था। बिंदुसार तो बहुत आगे था, ये अयंग वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त, नहीं ये भी नहीं था, चंद्रगुप्त भी नहीं था, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और तो कौन सा था? घनानंद। कौन था? घनानंद। तो सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा कौन था? घनानंद। अब ध्यान रखना, घनानंद था वो नंद वंश का। किस वंश का? नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक। और अंतिम शासक का नाम क्या था? घनानंद। अंतिम शासक, और अंतिम शासक का नाम क्या था मित्रों? घनानंद। और इसी घनानंद को मित्रों पराजित करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस घनानंद की हत्या, इस घनानंद था, और घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हत्या की इसकी? हत्या। और हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। अब ध्यान रखना, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और घनानंद की मृत्यु कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कलिंग युद्ध हुआ था, ये इंपोर्टेंट है। 255 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध का संबंध किससे? अशोक से। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। फिर अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध, झेलम का युद्ध, बक्सर का युद्ध, विस्ता का युद्ध। अब ध्यान रखना, झेलम विस्ता ये दोनों एक ही है। झेलम कहो चाहे विस्ता कहो, ये सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था? नहीं है। बक्सर का युद्ध बहुत बाद में लड़ा गया था। तो कौन सा होगा? कलिंग का युद्ध। अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है मित्रों? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, हर्षवर्धन, बाणभट्ट या उपरोक्त सभी?
तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य। और चाणक्य को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। अब ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। अब मित्र ये सवाल आया था आपके पिछली बार भर्ती में कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो संबंध किससे है मित्रों? राजनीतिक से संबंध है। किससे है? राजनीतिक से। इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है मित्रों? राजनीतिक से। और ये जो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कौन रहता था? ये कौटिल्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की थी, तो घनानंद को हराने में इसकी सहायता की थी। सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी। तब चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। फिर आगे देखते हैं, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के, विष्णुगुप्त के, बिंदुसार के और चंद्रगुप्त के। ये चीज आपको बताना है। मेगस्थनीज। अब ध्यान रखना, मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये चंद्रगुप्त कौन सा है? मौर्य। अब ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? आपके मेगस्थनीज आया था। अब ध्यान, मेगस्थनीज और इसी मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? इंडिका। क्या है? इंडिका। ठीक है। अब देखो ये कैसे आया। अब ध्यान रखना, जो यूनानी शासक था उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर को पराजित कौन करता? चंद्रगुप्त मौर्य। तब सेल्यूकस निकेटर अपनी उस चंद्रगुप्त मौर्य को राजी करने के लिए अपनी पुत्री का नाम होता है हेलेना, और उस हेलेना का विवाह कैसे करता? चंद्रगुप्त मौर्य से। तब ये साथ में किसको भेजता है? मेगस्थनीज को भेजता है। कौन भेजता है? वो सेल्यूकस निकेटर। और इसी ने, मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या मित्रों? इंडिका। कौन सी है? इंडिका। फिर अमित घात के नाम से कौन जाता? महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। कौन जाना चाहता था? बिंदुसार। अमित घात से नाम से कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार ने क्या किया था? शासन किया था। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, कुणाल, चंद्रगुप्त, बृहस्पति। तो अंतिम शासक कौन था मित्रों? बृहस्पति था। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद में कौन बनता है? बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार। फिर उसके बाद में कौन बनता है? अशोक महान, जिसको बोलते हैं अशोक। और अशोक के बाद में शासक कौन बनता है? बृहस्पति, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब ध्यान रखना, अशोक ने, ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखाने का कार्य किया था। वो किसने किया था? अशोक ने किया था। अब मित्रों यहाँ पर एक और बात है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक शासन में था। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। अशोक ने के 14 शिलालेख थे। अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। कितने शिलालेख है? अशोक ने लिखवाई 14 शिलालेख लिखवाई। किसने? अशोक ने। फिर उसके बाद में अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखो आ गया 322 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 326, 330। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। उसका नाम क्या था? झेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध था? झेलम का युद्ध। उसका दूसरा नाम क्या मिलता है मित्रों? हाइडोस्पीज का युद्ध। किसका युद्ध है? हाइडोस्पीज का युद्ध। उसका तीसरा नाम क्या मिलता है? विस्ता का युद्ध। विस्ता का युद्ध। और ये कब हुआ था? 300 का युद्ध। अब इसमें ध्यान रखना, इसने पंजाब के शासक पोरस को पराजित किया था। किसको किया था? पंजाब के शासक। तो सिकंदर ने इसमें पराजित किसको किया था? पराजित किया। और पराजित किसको किया? पंजाब के शासक पोरस को। पंजाब के शासक, और पंजाब के शासक का नाम क्या था? पोरस। और उसको क्या किया इसने? पराजित किया।
और वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या बनता है? गुप्त वंश। कौन सा वंश है? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन बन गया। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में शासक बनता है घटोत्सव। कौन बनता है? घटोत्सव। और घटोत्सव के बाद में शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की राजधानी थी कौशाम्बी। राजधानी क्या थी इनकी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी मित्रों? कौशाम्बी। और संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था मित्रों? श्रीगुप्त था। ठीक है। फिर उसके बाद में भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। अब जानना भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि उसने उत्तरायण के 9 राजा और दक्षिणावर्त के उत्तरायण के 9 और आर्यावर्त या उत्तरायण के और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को उसने पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी था। कैसा था? संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त कैसा था? संगीत प्रेमी था। कैसा था? संगीत प्रेमी। अब ये संगीत प्रेमी था क्यों? इसका जो वर्णन मिलता है, इसके द्वारा चलाए गए तो सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। सिक्कों पर वीणा हाथ में लिए हुए क्या हुए? तस्वीर या चित्र छिपा हुआ। सिक्कों पर क्या है? वीणा हाथ में लिए हुए चित्र है। वीणा हाथ में लिए हुए, और वीणा हाथ में लिए हुए चित्र दर्शाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीणा हाथ में लिए हुए चित्र मिले। किस में मिले? सिक्कों पर। किस में मिले? सिक्कों पे। और सिक्कों किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं, ये कहता था संगीत प्रेमी था। इसने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त, दक्षिणावर्त के कितने राजा? 12 और आर्यावर्त के कितने? 9 राजाओं को पराजित किया था। इसलिए इसे बोलते हैं भारत का नेपोलियन। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त तृतीय। श्रीगुप्त क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसने क्या की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अब ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं गुप्त साम्राज्य को। किसको बोलते हैं? गुप्त साम्राज्य को कहते हैं। मूर्ति जो कला है वो सर्वप्रथम किस शासकों ने शुरू की? गुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोलते हैं गुप्त साम्राज्य को। किसको बोलते हैं? गुप्त वंश को कहते हैं। प्रयाग प्रस्तुति की रचना करने की चंद्रगुप्त ने, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने और हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति। कौन सी? इलाहाबाद प्रशस्ति। अब हरिसेन किसके दरबार में रहता था? ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। कौन? हरिसेन दरबारी कवि। और दरबारी कवि किसका था? समुद्रगुप्त का। किसका दरबारी कवि था ये? समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन मित्रों? हरिसेन। जिसने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति, या इसका दूसरा नाम क्या मिलता है मित्रों? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, महारोली का लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये तो पता है, महारोली लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। गुप्त शासकों में किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश तो है ही नहीं, डिलीट हो गया सीधा। फिर उसके बाद में आते हैं महारोली, और महारोली के जो इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी की उपाधि का नाम क्या है मित्रों? विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य इतिहास में कुल कितनी उपाधियां? 14 उपाधियां। कितनी उपाधियां है? 14। लेकिन सबसे जो प्रमुख उपाधि है वो किसकी उपाधि है मित्रों? वो उपाधि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक यात्री आता है, उस यात्री का नाम क्या है? फाहियान। क्या है? फाहियान। और फाहियान इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मित्रों आता है। तो ये आज की आपके क्या होगी? क्विज होगी कंप्लीट।